हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से आरसीसी के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, जो जेई, एई, ईएससी और गेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम एक गेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ईएससी, एई, जेई के तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा, जिसके रिपीटेड क्वेश्चन और IAS 456। ठीक है, आरसीसी का इंट्रोडक्शन और IAS 456 से जो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन उनका चल रहा है। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर देखनी हो रिपीटेड क्वेश्चंस की, तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अनअकैडमी पर अभी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 1 साल का या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन ऑफर सिर्फ 25 से 27 जनवरी तक वैलिड है, तो आप इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिए। और अगर आप कार्ड 10 कोड का यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 27 जनवरी से अनअकैडमी के न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंट ब्रांच के, और सिविल के पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं 19 जनवरी से। तो आप उनको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं गेट 2023 के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिसमें आपको इंडिया की जो टॉप फैसिलिटी होती है वो एजुकेट करेगी, आपको पढ़ाएगी। जिसमें हो गए आपके जसपाल सर, दुष्यंत सर, अभिषेक सर हो गए, और भी जो टॉप फैसिलिटी है सिविल में वो पढ़ाएगी, और डिफरेंट ब्रांच में भी जो टॉप फैसिलिटी है वो आपको एजुकेट करेगी अनअकैडमी के ऐप पर। तो इस रिपब्लिक डे ऑफर को बिल्कुल मिस मत करिए, अभी इनरोल कर लीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए। आप कार्ड 10 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। और आपको अनअकैडमी पर ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपको स्पेशल क्लास का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप फ्री लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। आप अपने डाउट्स को बाद में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या फोटो क्लिक कर आप भेज सकते हैं, आपको उनके रिप्लाई भी मिलते हैं। तो इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एज पर IAS 456 2000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो इसमें डायरेक्ट सिंपल सा टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछ लिया है। ठीक है, जिसमें हमें बोला हुआ है जो सिग्मा है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइवेशन है और FCK वो करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, यही एक इस टाइप का सेम क्वेश्चन हो रहा है, वो भी रिपीटेड है दूसरे एग्जाम्स में, SSC में रिपीटेड है, राजस्थान जेई में। ठीक है, सेम है, हमें पता होना चाहिए बस हमारा क्या फॉर्मूला होता है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ को हम FM से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। इसमें स्टैंडर्ड डाइवेशन को S से डिनोट कर दिया है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा फर्क। तो हमारा इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें बस FCK यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, FCK इक्वल्स टू FM माइनस 1.65 एस हमारे इसमें स्टैंडर्ड डाइवेशन बोला हुआ है। सेम हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ का यहाँ पर भी हो जाएगा, यही 1.65 सिग्मा प्लस FCK, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, बाकी इसका भी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ग्रेड इज नॉट यूज फॉर RCC वर्क। तो इनमें से कौन सा ग्रेड है जो हमारा RCC के वर्क के लिए यूज नहीं होता। RCC का वर्क हो गया, इसमें स्टील का यूज हो रहा है, तो स्टील में हम M10 का यूज नहीं करते। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मिनिमम जो ग्रेड होता है ना RCC के लिए M20 होता है। ठीक है, मिनिमम ग्रेड तो M20 होता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में नॉट बी यूज फॉर द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारा कौन सा कंक्रीट होता है, जो हमारा ऑर्डिनरी से हमें नाम समझ आया, जो ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज हो। इसमें दिखाता हूँ, ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारा सिर्फ 3 ग्रेड के लिए यूज होता है, एक तो M10, M20 और M15। इसमें पूछा है किसके लिए यूज नहीं होता, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होने चाहिए। M25 के लिए भी यूज नहीं होता और
40 के लिए भी यूज़ नहीं होता, पर इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें हम वैसे कर सकते हैं कि वो आंसर की में हम बोल सकते हैं कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप दोनों में से कोई सा करते हो आपका सही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो आप बाद में बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पर हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है ना हमारा नॉर्मली फाउंडेशन में यूज़ होता है, तो हम फाउंडेशन में M40 तो यूज़ करेंगे नहीं। M40 की फाउंडेशन तो कहीं यूज़ होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। तो हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट में सिर्फ 3 ग्रेड आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमारा लेटेस्ट IS कोड का है M10, 15 और 20। तो M25 भी बोला हुआ है, तो हम आंसर जो इसमें सबसे बेस्ट सुटेड होगा ना वो M40 होगा। ठीक है, ये भी सही है, पर हम M40 पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन के लिए यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, लिख देंगे हम फाउंडेशन के लिए। नॉर्मली ये फाउंडेशन या भराई वाले काम में भरने के लिए यूज होगा। स्टैंडर्ड कंक्रीट हमारा नॉर्मल वर्क के लिए यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल वर्क और हाई स्ट्रेंथ वर्क के लिए भी यूज हो जाएंगे ये ग्रेड जो है नॉर्मल वर्क। और ये हमारा न्यूक्लियर प्लांट जैसे हो गया हमारा सबसे बड़े जो वर्क होंगे उनमें यूज होगा। ठीक है, ये सारे याद रखने। लेटेस्ट IS कोड की वैल्यू है M25 to M60। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है M65 to M100। ठीक है, याद रखना है हमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप टू विच नॉमिनल मिक्स कैन बी एडोप्टेड। तो हमारा कौन सा ग्रेड होता है जिस तक हम नॉमिनल मिक्स को एडोप्ट करते हैं। अप टू लिखा हुआ है, तो ठीक है, अप टू लिखा हो तो हमारा जो मैक्सिमम नॉमिनल ग्रेड के लिए यूज करते हैं ना वो यूज करेंगे। ठीक है, वो कितना होता है ना M20, जो हमारे नॉमिनल ग्रेड तक यूज करते हैं, जिनके मतलब वो रेशियो फिक्स है हमारा। इसका रेशियो क्या होता है 1:1.5:3। ठीक है, ये नॉमिनल मिक्स है हमारा, इनके रेशियो बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो गया M20। ठीक है, इसका भी रेशियो फिक्स होता है, पर इसमें अप टू लिखा हुआ है तो हम M20 को लेंगे। ठीक है, इनमें फिर डिजाइन मिक्स यूज होने लग जाता है। ठीक है, डिजाइन मिक्स यूज होगा इसमें भी और इसमें भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम क्लियर कवर। मिनिमम क्लियर कवर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर कवर। ये सबसे ज़्यादा फील्ड पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फील्ड वर्क के लिए मिनिमम क्लियर कवर हम छोड़ना चाहिए सरियों की प्रोटेक्शन के लिए। टू द मेन स्टील बार इन स्लैब, स्लैब का पूछा हुआ है, बीम का पूछा हुआ है, कॉलम का पूछा हुआ है, फुटिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका कितना कितना होता है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। स्लैब का मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है। स्लैब का हमारा मिनिमम क्लियर कवर होता है 20 mm। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें पता होना चाहिए बीम का मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है। बीम के लिए हमारा मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है 25 mm। फिर हमें पता होना चाहिए कॉलम के लिए कितना होता है। कॉलम के लिए कितना होता है हमारा 40 mm। इसी से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो। और हमारा फुटिंग के लिए कितना होता है, फुटिंग के लिए होता है 50 mm। तो हम सबसे पहले देखेंगे मिनिमम स्लैब के लिए, तो हमारा A ऑप्शन गलत हो जाएगा, B ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर बचे हमारे C और D में से। फिर हम 25 देखेंगे, तो मिनिमम बोला हुआ है, यहाँ पर भी 25 है, वहाँ 35 है, दोनों ऑप्शन रहेंगे अभी भी 40। तो यहाँ 40 आएगा ना, यहाँ 30 है, तो हमारा ऑप्शन C भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन D। तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ अपने नोट्स का, जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसके लिए। वो टेबल की पिक्चर शायद क्लिक करना मैं भूल गया, मैं बना देता हूँ आपके लिए। डिफरेंट कंडीशन के लिए हमारा मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है। हमारी डिफरेंट कंडीशन होती है ना, माइल्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा RCC की, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। माइल्ड मॉडरेट सबकी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, माइल्ड मॉडरेट। ठीक है,
सीवियर, वेरी सीवियर और लास्ट होता हमारा एक्सट्रीम। ठीक है, इनके लिए हम अब वो कंडीशन देखेंगे, मिनिमम क्लियर कवर कितना कितना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा किसके लिए, सबसे पहले स्लैब के लिए, फिर हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया बीम आ गई, फिर कॉलम आ गया। ठीक है, और लास्ट में हमारी क्या आती है, फुटिंग या फाउंडेशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सब के लिए फटाफट बना देता हूँ, फिर एक बार समझा दूंगा आपको। तो हमारा स्लैब के लिए माइल्ड कंडीशन में मिनिमम कवर कितना होता है, 20, और बीम के लिए 25, और कॉलम के लिए 40, और फुटिंग के लिए 50। फुटिंग या फाउंडेशन लिख सकते हैं हम। ठीक है, फाउंडेशन। ठीक है, तो यही हमारा मिनिमम कवर होता है इनका, सबसे इतना तो देना ही देना है। ठीक है, इतना तो देना ही देना है, थोड़ा और इससे प्लस हो सकता है, माइनस तो नहीं करना। ठीक है, इतना तो मिनिमम क्लियर कवर होना ही होना चाहिए, क्योंकि माइल्ड कंडीशन ये सिर्फ अंदर, घर के अंदर की कंडीशन होती है, कोस्ट जिसके आसपास कोस्टल एरिया है, फिर रेनी ज़्यादा सीजन ना हो, ऐसी जगह पर ही। ठीक है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसकी वीडियो। बाकी हमारा मॉडरेट कंडीशन में कितना होता है, हमारा मिनिमम क्लियर कवर स्लैब के लिए भी 30 होता है, और बीम के लिए भी 30 होता है, और कॉलम के लिए 40 रहेगा, फुटिंग के लिए 50। फिर आ जाती है हमारी सीवियर कंडीशन। ठीक है, सीवियर कंडीशन में हमारा स्लैब और बीम के लिए और कॉलम के लिए सब के लिए कितना होता है, 45। ठीक है, और फुटिंग के लिए कितना हो जाता है हमारा, फुटिंग के लिए हो जाता है हमारा 50 रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन के लिए फुटिंग के लिए 50 रहेगा, और वेरी सीवियर में भी हमारा फुटिंग के लिए 50 रहेगा, और बाकी सब के लिए भी कितना हो जाएगा, 50। सबके लिए ही, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग, जब वेरी सीवियर कंडीशन आती है, मिनिमम क्लियर कवर सबके लिए 50 तो होना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हम ले ही सकते हैं। ज़्यादा भी ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ सीधा ही 150 mm का कवर दे दें, तो भी हार्मफुल होता है। पर मिनिमम 50 है तो हम 60 तक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर अगर हमारी एक्सट्रीम कंडीशन है तो हमें मिनिमम क्लियर कवर 70 तो देना ही देना होगा। ठीक है, क्लियर कवर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी को पता नहीं है क्लियर कवर क्या होता है, ये हमारे बार्स लगे हुए हैं कंक्रीट या बीम या स्लैब या कॉलम या फुटिंग किसी के अंदर भी, ये डिस्टेंस जो क्लियर डिस्टेंस होती है ना बाहर सरफेस से सरियों तक, उसी को बोलते हैं हम क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर। बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने अभी इसे बताना नहीं था, तो इसलिए मैं अभी बता दिया मैंने, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अब समझ आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्लियर कवर, तो इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के लिए मैं टेबल लाया हूँ, बस इसी का टेबल रह गया था एक, तो इसका बना दिया मैंने। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट एस IS 456, मिनिमम सीमेंट कंटेंट किसमें, RCC में पूछा हुआ है। RCC में पूछा हुआ तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, वो होता है हमारा 300। इसका भी टेबल है IS 456 में। ठीक है, और इसी टेबल से एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते एक बार। तो फॉर RCC कॉन्क्रीट मतलब रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट ऑफ M20 ग्रेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीमेंट कंटेंट, इसे मिनिमम वैल्यू ऑफ सीमेंट कंटेंट पूछ लिया M20 ग्रेड के लिए, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया। इसका टेबल दिखा देता हूँ, उससे आपको अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, RCC के वर्क के लिए ये कंडीशन तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हमारा RCC के वर्क के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, वो होता है हमारा 300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये मिनिमम होता है। ठीक है, और यही M20 ग्रेड के लिए होता है। ठीक है, M20 के लिए होता है, ये M25 के लिए भी 300 ही होता है। ठीक है, ये M30, ये M40 और ये M35, 5 का गैप है। ठीक है, और ये M40। ठीक है, तो हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना होता है। अगर PCC के लिए पूछ ले तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट माइल्ड कंडीशन में तो होता है हमारा 2, पर PCC के लिए कभी आएगा नहीं नॉर्मली। ठीक है,
तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप पक्का याद देख लीजिए, एक बार नज़र तो मार लीजिए, इतना कुछ याद होता नहीं है ऐसे, एक बार याद रखने की चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मिनिमम तो पूछा हुआ था, ये तो पक्का याद कर लीजिए। और हमारा फिर वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है 0.55 M20 के लिए, तो ये भी पूछा हुआ है, ठीक है 0.55, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 7850 kg पर मीटर क्यूब। और आरसीसी का कितना होता है, और भी इंपॉर्टेंट जिस इसके मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आरसीसी का होता है हमारा 2500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और पीसीसी का कितना होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसको पूछ ले किलो न्यूटन में तो कितना लिखेंगे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर न्यूटन में पूछ ले तो 1000 से इंटू कर देंगे, 3 जीरो आ जाएगी 25 के आगे, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज ड्यू टू, हमने एडवांटेज भी सारी देखी हुई है रेनफोर्समेंट कंक्रीट की, तो किस किस वजह से होती है, हमारा मोनोलिथिक कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं उसमें, फायर रेसिस्टेंस भी होता है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, तो ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कंक्रीट की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो मैंने सारी कराई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंक्रीट इज कंप्लीटली इमर्स इन सी वाटर, कंक्रीट क्या है पूरी तरह से डूबा हुआ है समुद्र के पानी के अंदर, देन इट रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन को हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आप देखेंगे ना, आपको इस ऐसे क्वेश्चन में तो कभी डाउट ही नहीं होगा, ये ऐसे सिंपल लगेंगे बिल्कुल, ऐसे क्या क्वेश्चन है। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ अपने नोट्स का ये एक, तो जब कंप्लीटली कोई भी स्ट्रक्चर है ना वो कंप्लीटली सी वाटर में इमर्स होता है, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, सीवर कंडीशन, ठीक है। कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवर रेन, मतलब सीवर रेन मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन, हैवी रेन वाला इलाका है जिसमें मतलब 10-10 महीने रेन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो भी सीवर कंडीशन में आता है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनली फ्रीजिंग, तो मतलब अल्टरनेट वेटिंग ड्राई वाला एरिया है, तो वहाँ पर भी वो सीवियर कंडीशन में आता है, ठीक है। सब हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें से जो हमारा नॉर्मली क्वेश्चन आता है कॉन्क्रीट एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इससे आता है, और डायरेक्टली हमारा ये आता है सी वाटर में कम्प्लीटली डूबा हुआ स्ट्रक्चर, तो इसी से आता है हमारा नॉर्मली, ठीक है। तो हमारा सीवियर कंडीशन में होता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर में, आपको और अच्छे देखना हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, सब कंडीशन का, माइल्ड का भी, सीवियर, मॉडरेट, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम सबका किया हुआ है। तो ये भी आईएस कोड का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे तो याद करने नहीं, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको अभी बता दूंगा। विच आईएस कोड यूज द रिकमेंडेशन गाइडलाइंस फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए कौन सा आईएस कोड हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम 10-262, ठीक है। तो मैं कुछ आईएस कोड आपको दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी चाहिए, और हैंड बुक भी बता दूंगा एक दो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी हैंड बुक्स है, जैसे SP 23 जो हमारी कंक्रीट मिक्स की हैंड बुक है, हैंड बुक की होती है ना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, ठीक है। हैंड बुक ये सिविल में, सिविल इंजीनियर नॉर्मली यूज़ करते हैं हैंड बुक्स को, ठीक है। जैसे IS 456 है, ठीक है, इसको तो हम पढ़ते हैं नॉर्मली आरसीसी के लिए, ठीक है। IS 456 इसकी एक हैंड बुक भी होती है, ठीक है, जिसमें इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मतलब एक्सप्लेन मिलेगा, मतलब 456 में कई चीज़ें होती है ना एक्सप्लेन नहीं होगी, वो आपको इसमें एक्सप्लेन मिल जाएगी SP 24 में। आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कोई चीज़ में समझ नहीं आ रही है तो इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके दिखाई होती है, ठीक है, SP 24 में, ठीक है। ये हैंड बुक होती है, ये सब हैंड बुक होती है। तो SP 34 किसके लिए होती है, कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए होती है, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के लिए।
जो IS कोड इंपॉर्टेंट, नॉर्मली IS कोड से पूछते भी क्वेश्चन, हैंडबुक से भी पूछने ही लगे हैं, पर पूछ सकते हैं, 2-3 तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, SP24 तो इम्पोर्टेंट है, वो 4-5-6 के लिए है। बाकी हमारा RCC के लिए तो हो गया 4-5-6, और 800 हो गया हमारा स्टील के लिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले WSM था 1984 में, LSM आ गया था हमारा 2007 में। 1343 हो गया हमारा 1343 प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10-262 डिज़ाइन मिक्स के लिए, अभी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। 383 हो गया हमारा फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 875 डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। और 516 हो गया हमारा क्यूब टेस्ट के लिए। ठीक है, जो कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट IS कोड है, सारे आपको याद होने चाहिए। फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो मैक्सिमम साइज हम नॉर्मली मोस्टली वर्क के लिए हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है, वो होता है हमारा 20 mm। ठीक है, IS कोड ने और चीज़ें बोली हुई है, हमारा ये यही नहीं होता कि 20 mm, हम 40 mm भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली वर्क के लिए हम 20 mm करते हैं। ठीक है, ये IS कोड की रिकमेंडेशन है कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, तो हमारा नॉमिनल का मतलब क्या होता है, एक तो हमें यही पता होना चाहिए, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट बोला हुआ है। तो हमें पता है साइट पे जब आते हैं एक साथ इतने सारे एग्रीगेट आते हैं, तो उनमें से हम अपनी आंखों से देखें कि सबसे बड़ा एग्रीगेट कौन सा है, हम एक बार उठा के देख लेंगे। ठीक है, एक बार उठाया, सबसे बड़ा हमें अंदाजे से हमें निकाल लिया, तो उसको ही, वो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है ना, उसी को हम मान लेते हैं नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, हमें उठाया, फिर हमने, वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ मैक्सिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। उस एग्रीगेट को हम किसी कंस्ट्रक्शन काम में यूज करेंगे, जैसे हम उससे बनाएंगे कॉलम, कॉलम के लिए, कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। तो जैसे कॉलम की डायमेंशन है ये, जैसे ये मान लिया हमने 200 mm, 200/200 mm का है, तो इसकी थिकनेस, इसकी 1/4 कितनी हो जाएगी इसकी, 50 mm। तो कभी भी ये जो है ना हमारा 50 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 mm का हम क्या एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली लाइन लिखी रहती है हमारी IS कोड 4-5-6 में, आपको मिल जाएगी ये लिखी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो आ सकता है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर मोस्टली वर्क, यहाँ से तो हमेशा आता ही है, सभी एग्जाम में आता है। तो 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट इज यूज, जो नॉर्मली हम जितने भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं आसपास जितने भी हो रहे हैं घरों के, उसमें हम 20 mm हमारा ये मैक्सिमम साइज होता है मोस्टली वर्क में। ठीक है, यही साइज हम यूज करते हैं। और क्या, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लो ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर हम 20 mm मैक्सिमम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हम कॉलम बनाएंगे, उसमें हम बार्स भी यूज करेंगे। अगर हम मोटे एग्रीगेट यूज करेंगे तो कंक्रीट का जब फ्लो होगा ना हमारा शटरिंग के वर्क में, वो नीचे तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, सही से नहीं जा पाएगा, सही से कॉलम नहीं बनेंगे, इसलिए हम 20 mm पे से बड़े यूज नहीं करते। पर अगर हमारा फ्लो ऑफ कंक्रीट पे, मतलब अच्छे से हम फ्लो कर सकते हैं, अच्छे से कंक्रीट को फिल कर सकते हैं, ये कहाँ पर यूज होगा, नॉर्मली डैम वर्क में, वहां पर हम 40 mm तक के यूज कर सकते हैं और इससे बड़े। ठीक है, मोर साइज इज यूज। ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट के फ्लो पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वहां पर हम बड़े बड़े एग्रीगेट के साइज यूज कर सकते हैं, जैसे डैम वर्क हो गया। ठीक है, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होंगे वहां पर हम यूज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है IS कोड में, व्हेन देयर इज ए थिनर मेंबर, बहुत ज्यादा थिनर मेंबर हो इन टर्म ऑफ रेनफोर्समेंट का मेंबर हो, वो भी बहुत ज्यादा थिनर हो, तो वहां पर हम 10 mm का करते हैं। तो ये सेम लाइन लिखी होगी आपके जब क्वेश्चन में आएंगे ना, थिनर मेंबर है, रेनफोर्समेंट का वर्क है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होगा, तो 10 mm होगा।
अगर कभी लिखा ना हो तो हमेशा मोस्टली वर्क के लिए जो हमारा यूज होता है वो होता है 20 mm। ठीक है, ऐसे ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन भी। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू 20 mm। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? While calculating the average strength of three specimen to determine the test result of simple, the individual variation should not be more than, तो कितनी होती है हमारी 10% ऑफ एवरेज। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है क्यूब टेस्ट की, जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझको, तो आपको ये पता होगा, ये मैंने उसमें अच्छे से कराया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। तो वो कितना होता है? +-15%। ठीक है, वही मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने अच्छे से किया कराया हुआ है अपनी वीडियो में। तो +-15% होता है। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको और अच्छे से देखना है। मतलब इंडिविजुअल जो वेरिएशन होती है ना, जैसे हमने क्यूब टेस्ट किया था, 3 क्यूब बनाए थे, तो 3 क्यूब की 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 7 दिन पर हम कर रहे हैं, तो 3 क्यूब की 3 M20 क्यूब था है हमारा टेस्ट में, तो 3 वैल्यू आई। अब इनकी जो इंडिविजुअल वेरिएशन है ना, मतलब एक दूसरे से इंडिविजुअल वेरिएशन, वो +-15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इसमें 20 का आता है, तो हम इसको भी फेल मानते हैं, तो ये हमारा क्यूब फेल हो जाता है। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब क्या? मतलब हम 17 में से 3 को, 17 में से 14 को, ये एवरेज वैल्यू हमारी इसकी इन तीनों की, तो 17 में से 14 को माइनस किया तो कितना है? 3। तो 3/14 इंटू 100। तो इसमें और इसमें जो वेरिएशन है ना परसेंटेज का, वो 21% है। ठीक है, 14 से जो 17 है वो 21% ज़्यादा है। तो इंडिविजुअल वेरिएशन वो हमारा क्या है? पॉजिटिव में 21% है, तो 15% ज़्यादा, तो हम इसको क्यूब को फेल मानेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हमने अच्छे से देखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ क्यूब टेस्ट में, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, आरसीसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्यूब टेस्ट की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमें याद रखना है, डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, एमसीक्यू में तो यही पूछा जाएगा डायरेक्ट। +-15 होती है। तो एस पर IS 10/262/2009। ठीक है, IS 456 में भी दी हुई है वैसे तो वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की। M25 कंक्रीट के लिए कितनी होती है? तो हमें सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, M हमारी 15 और M10 के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू होती है 3.5 Nm/mm² होती है। ठीक है, और M20 और 25 के लिए कितनी होती है? M25 का पूछा हुआ है, इसकी होती है 4 Nm/mm²। तो 4 पूछा हुआ, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारी M30 एंड अबाव के लिए कितनी होती है? होती है हमारी 5 Nm/mm²। ठीक है, मैक्सिमम होती है और ये हमारी, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये मैक्सिमम होती है, एक्चुअल में कमी मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है जब हमारे पास टेस्ट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम होती है वैल्यू सब, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू को लेके हम सोल्व कर लेते हैं जब हमारे पास इनको निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो। हम 100 टेस्ट नहीं कर सकते हैं, 100 टेस्ट से निकलती है क्यूब के एक टाइप से। तो हम 100 करते नहीं, हम कम क्यूब का टेस्ट करते हैं फील्ड पर। 100 क्यूब का करने लगे तो हमारा इनइक्वल पड़ जाएगा, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन की IS कोड में वैल्यू डाल दी गई है। फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता हो? ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 0.7 √FC के। ठीक है, फ्लेक्सर FCR से डिनोट कर देते हैं हम, तो सिंपल सा है, 0.7 √FC के। FC के कितना हो जाएगा हमारा? 50। ठीक है, 50 Nm/mm²। तो 50 कितना हो जाएगा? 50। इसको हम, ये हमारा 7 के स्क्वायर के पास है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये 7 49 होता है और ये 50 है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो हम मान लेते 7 ही आ गया। 0.7 7 जब 49 होता है तो 4.9 वैल्यू आएगी हमारी अप्रोक्सीमेट।
तो सिमिलरली इसको हम 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली करके निकाल लेंगे। या फिर हम √7 प्राइम नंबर की जो √ की वैल्यू है वो याद रख सकते हैं, तो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। M20 ग्रेड कंक्रीट मीन इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M15 क्यूब इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर कितनी 20 SJ का, ठीक है। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये जो करेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है M20 ग्रेड कंक्रीट की, वो कितने दिन बाद होती है 20 SJ बाद, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा हुआ था 2016 में। तो ये देखिए आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी तक कराया नहीं है वैसे क्रीप और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अभी तक मेरे लेक्चर्स में हुआ नहीं है, पर मैं इसको फिर भी बता देता हूँ, या फिर एक बार पहले मैं थोड़ा क्रीप और इसके बारे में बता ही देता हूँ। तो हमारा क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है हमारा, क्रीप इज डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म मॉडुलस, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर ए सस्टेन लोड। सस्टेन लोड मतलब डेड लोड की वजह से जो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है ना, किसी में भी लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है, उसी को हम क्रीप बोलते हैं। ये होती है हमारी टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होती है, ड्यू टू कंटिन्यूस लोडिंग, मतलब स्टैटिक लोडिंग जो उस पर रहेगी, मतलब डेड लोड की वजह से स्टैटिक लोडिंग रहेगी, उसकी वजह से होती है। इलास्टिक मटेरियल, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दिखाई हुई ना डिफॉर्मेशन, लॉन्ग टाइम में लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट सॉरी, वो होता है हमारा 5000 टन रूट FC के, इसी से डिनोट करते हैं 5000 √FC के। और हमारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, ECL से डिनोट कर देते हैं, वो होता है हमारा EC। ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय 1 + थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, और ये जो सिंपल मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय 1 + थीटा। ये थीटा क्या होता है हमारा, थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट। अभी तो जो गेट का क्वेश्चन है उसमें तो इसकी वैल्यू दी हुई है, पर अगर कभी दी ना हो ना तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से याद रख सकते हैं, BIS कोड का इंपॉर्टेंट टेबल है। तो एज ऑफ लोडिंग के साथ डिपेंड करती है, एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगी वैसे ही क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो 7 दिन में जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2.2, 20 डे में जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.6, और एक साल में क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है 1.1, ठीक है। थीटा की याद रखने वाली चीज़ है, 7, 28, 1 साल, 2.2, 1.6, 1.1, ठीक है। बाकी अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आसान है बिल्कुल। क्या बोला हुआ है, 2 नंबर आपके पक्का थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा। फॉर M25 कंक्रीट विद क्रीप कोएफिशिएंट 1.5, क्रीप कोएफिशिएंट दे दिया है 1.5, M25 कंक्रीट दिया हुआ है। द लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो लॉन्ग टर्म पूछा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा EC डिवाइड बाय 1 + थीटा एस पर द प्रोविजन ऑफ IS 456। तो लॉन्ग टर्म पूछा हुआ है तो EC को हम खोल सकते हैं, जो हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी √FC के डिवाइड बाय 1 + थीटा। अब FC के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 25 की, वो कितनी हो जाएगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 5000 25 डिवाइड बाय 1 + थीटा की वैल्यू 1.5, तो इसको खोल सकते हैं हम, ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 5000 इंटू 5, ठीक है, डिवाइड बाय 2.5, तो 1 2, तो कितनी आ जाएगी हमारी 10,000, 10,000 क्या आएगी हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। या फिर मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं इसको, सेम यूनिट होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और लेक्चर के इसके क्वेश्चन करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन के, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
Thank you for watching. Please like, share and subscribe.